क्रिटिसिज्म क्या है, रीडर रिस्पॉन्स समझ आ गया ना। अगर आप रीडर रिस्पॉन्स अप्रोच लेके चलेंगे तो एक ही नावल में और तरह का डाटा कलेक्शन होगी आप लोगों की। यू गॉट माई पॉइंट। मेन टॉपिक हमारा क्या है, डाटा कलेक्शन फ्रॉम लिटरेचर। ओके रियाज, गॉट माई पॉइंट। अब आ जाए दूसरी अप्रोच, फॉर्मलिज्म। फॉर्मलिज्म क्या है, वो कहते हैं फॉर्म इज एवरीथिंग। फॉर्म ही जो एक सामने हमारे चीज है वो फॉर्म है। वो पैराग्राफ की सूरत में है, वो चैप्टर की सूरत में है, वो लिटरेचर के वर्ड्स की सूरत में है, वो पोएट्री के वर्स की सूरत में है, वो ड्रामा के डायलॉग की सूरत में है। दैट इज एवरीथिंग। अब जो ये अप्रोच लेके चलते हैं वो क्या कहते हैं कि फॉर्मलिज्म आपने सामने रखनी है और उसके हिसाब से क्या करना है, क्रिटिसाइज करना है, एनालाइज करना है, जज करना है, इवैल्यूएट करना है। जब आप फॉर्मलिज्म अप्रोच लेके चलेंगे तो उसी सेम नावल में आपकी डाटा कलेक्शन और हो जाएगी। समझ आया ये पॉइंट हमारा? यस सर कह दो। आया ही नहीं था समझ। नहीं समझ आया? ओके, हमारे पास नावल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ओके, मैं आपको कहता हूं कि आपके रिसर्च है रीडर रिस्पॉन्स रिसर्च। अब मुझे यहां से वो सूटेबल एरियाज, पैसेजेस, लाइंस निकाल के दो जो आपके इस पैरामीटर को फिट आती हैं। तो आप जाएंगे सर ये वाली लाइन मुझे अच्छी लगी, ये वाली लाइन मुझे अच्छी लगी, ये वाली लाइन मुझे अच्छी लगी, यही करेंगे ना? समझ आ गई ना? अब मैं आपको बुलाता हूँ एक हफ्ते के बाद दोबारा, मैं कहता हूँ हमारे इधर आओ, ये लो नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज और फॉर्मलिस्ट अप्रोच से मुझे डाटा कलेक्शन करके दो। अब आपने अपनी पसंद नहीं देखनी, अब ये देखना है कि जो नावल में जो सेंटेंस बहुत आला लगेगा लिखा हुआ है, जिसकी फॉर्म बहुत अच्छी है, ठीक है ना? फॉर्म मीन जिसका स्टाइल बहुत अच्छा है। फॉर्म में कौन सी चीजें आ जाती हैं? स्टाइल। अब वो स्टाइल जो है ना वो करेगा। हो सकता है कि अब जो आप 10 सेंटेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं, एक दो मे बी सेम हो लेकिन 10 सेंटेंसेस और होंगे, तो डाटा कलेक्शन और तरह की होगी ना, अंडरस्टैंडिंग और तरह की होगी ना। अब आप उस नावल को कहेंगे कि ये फॉर्मल में ये है, इसके सेंटेंस अच्छे हैं, छोटे हैं, समझ आने वाले हैं और नावल में अच्छा, और ये एविडेंसेस हैं, आप वो सेंटेंस एविडेंस के तौर पर दे देंगे। ऐसा करेंगे ना? अगर रीडर्स रिस्पॉन्स होती तो आप और तरह के सेंटेंस लेकर आते। अब समझ आया? नहीं समझ आया? वैसे ये क्रिटिसिज्म की चीजें हैं। मैंने कहा मुझे पता था आप लोगों का, क्योंकि आप बहुत सही हो और आप वैसे भी पीछे की चीजें बोझ उठा के नहीं चलना चाहिए इंसान को, हल्का हल्का करना चाहिए। लाइफ अच्छी चलती है, तो मुझे पता था आप लोग वो बोझ उतार कर आए होंगे। चलो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। हाँ, आप एक अप्रोच यूज करते हैं। आप रिसर्च क्वेश्चन में ये चीज क्लैरिटी कर लेते हैं कि आप डाटा कलेक्शन फॉर एग्जांपल फॉर्मलिस्ट को लेके चलेंगे, साइको एनालिटिक को लेके चलेंगे, बायोग्राफिकल को लेके चलेंगे, या आप रीडर रिस्पॉन्स को लेके चलेंगे। आप एक ही अप्रोच को लेके चलेंगे। ठीक हो गया ना? मैं आप लोग को सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये ऐसी हो सकती है। बाकी आपको स्लाइड्स आपके पास है, इनको डिटेल में देख लेना। अच्छा, 2 मेजर प्रिंसिपल, इसको भी छोड़ दें। साइकोलॉजिकल अप्रोच, साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म या साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म क्या कहती है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द साइकी ऑफ द कैरेक्टर। अब वही नावल मैं इसको बुलाऊं अमार को और कहूंगा जाओ मुझे इसमें से वो टेक्स्ट कलेक्ट करके दो, 10 सेंटेंसेस कलेक्ट करके दो जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को रिवील करते हैं। क्या आप समझते हैं वो सेम होंगे? जो फॉर्मलिस्ट में ये लेकर आया था या रीडर रिस्पॉन्स में लेकर सेम होंगे ना? डाटा कलेक्शन चेंज हो गई ना? जिस तरह वहां हम सैंपलिंग करते थे ना, जिससे डाटा कलेक्शन हमारी स्पेसिफिक हो जाती थी, लिटरेचर में हम सैंपलिंग नहीं करते, अप्रोच डिफाइन करते हैं। यू गॉट माई पॉइंट? यस। लिटरेचर में जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं और डाटा कलेक्शन कर रहे होते हैं तो हम पहले अप्रोच डिफाइन कर लेते हैं। हम रीडर रिस्पॉन्स लेके चलेंगे, हम फॉर्मलिज्म लेके चलेंगे, या हम साइको एनालिसिस या साइकोलॉजिकल अप्रोच लेके चलेंगे। गॉट माई पॉइंट? साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द साइकी ऑफ द कैरेक्टर। मोस्टली साइकोलॉजिकल अप्रोच में आप कैरेक्टर्स को देखते हैं। जो इसमें कौन सा कैरेक्टर है वर्जीनिया वुल्फ में, ये जो टू द लाइट हाउस, मिसेस रामसे, जिसके ज़हन में चले जा रहा है। ओके, अब उसके कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बोलूं कि मुझे ना टू द लाइट हाउस में से साइकोलॉजिकल कैरेक्टर के हवाले से 10 या 20 सेंटेंसेस एज ए डाटा कलेक्शन, तो आप ये लेकर आओगे। मिसेस रामसे के ज्यादातर वो जो इनर डायलॉग है वो लेकर आओगे। मैं कहूँगा फॉर्मलिज्म के हवाले से। अब फॉर्मलिज्म में आप लोगों ने मिसेस रामसे को नहीं देखना, लैंग्वेज को देखना है।
लैंग्वेज की फॉर्म कैसी है। फॉर एग्जांपल फॉर्म अभी आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ नहीं आई। ही इज अ ब्रेव बॉय, ये एक सेंटेंस है, ठीक है ना, दिस इज ए फॉर्म। छोड़े मीनिंग क्या है, ठीक है ना, ही इज अ ब्रेव बॉय। अच्छा, ही इज अ करेजियस सोल। मुझे ये बताएं मुहावरा, दोनों का मीनिंग सेम है क्या? फॉर्म सेम है? नो, फॉर्म उसकी और है, उसकी और है। फॉर्म से ज्यादा मतलब आपका लैंग्वेज से कंसर्न होता है। क्या क्या राइटर ने बताया है इससे कंसर्न नहीं होता, अक्सर कैसे बताया इससे कंसर्न होता है। ओके, फॉर्म क्या है उसकी, राइटर की जो उसने एक लैंग्वेज यूज की है वो क्या है। ओके, रीडर रिस्पॉन्स तो आसान है, फॉर्मलिज्म थोड़ी सी टफ है, साइकोलॉजिकल भी आसान है। आगे चलें। अच्छा, सोशियोलॉजिकल अप्रोच भी आप में से कि सोसाइटी को फोकस करके, इसकी मोस्टली सोशियोलॉजिकल अप्रोच में दो चीजें आप देखते हैं, कौन कौन सी? एक मार्क्सिज्म क्रिटिसिज्म है, मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स, मतलब पुअर एंड रिच, ये देखते हैं कि पुअर कैरेक्टर किस तरह के हैं, रिच कैरेक्टर किस तरह के हैं, मार्क्सिस्ट अप्रोच आप सामने रखते हैं। ठीक हो गया ना, समझ आ गया ना। एक जेंडर आप देखते हैं, मेल कैरेक्टर किस तरह रिप्रेजेंट किए गए हैं, फीमेल कैरेक्टर किस तरह रिप्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है। ये सोशियोलॉजिकल में, सोशियोलॉजी में यही चीजें होती हैं, सोशल लिविंग बीइंग, अमीर किस तरह, क्लासेस, अपर क्लास एंड लोअर, एक्सीलेंट। जब आप इस हिसाब से देखते हैं कि आपका डाटा कलेक्शन सेम होगा, नो। जब मैं आपको कहूं आप कौन से अप्रोच लेके चल रहे हैं, मार्क्सिस्ट अप्रोच लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, और उसमें आप कौन सी क्लास अप्रोच लेके चल रहे हैं, तो आपका डाटा कलेक्शन एक ही नॉवल से डिफरेंट हो जाएगा। जब मैं ये भी सोशियोलॉजिकल अप्रोच लेके चल रही है, लेकिन जेंडर लेके चल रही है। अब ये इनका फोकस क्या है, मेल कैरेक्टर किस तरह स्पीक करते हैं या रिप्रेजेंट किए जाते हैं, फीमेल कैरेक्टर किस तरह रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इनका डाटा और हो जाएगा। आप क्लास पे कर रहे हैं, आपका डाटा और हो जाएगा। क्लियर? यस। कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। लिटरेचर में रिसर्च करना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए यहां से काम चाहिए ज्यादा। आपको कॉन्सेप्ट हो, फ्रेडरिक एंगल्स कौन था? फ्रेडरिक एंगल्स ये है, एक वो है, फिलॉसफी है मार्क्स की तरह, मार्क्स और एंगल्स, ये बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं। ठीक हो गया ना, इनकी थ्योरी को सामने लेके आपने चलना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस बात को ध्यान में बिठा लें, जिस तरह क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम पहले सैंपलिंग कर लेते थे, फिर उस सैंपलिंग को सामने रख के हम डाटा कलेक्ट करते थे, यहां हम अप्रोच डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से डाटा कलेक्ट करते हैं। हमारी अप्रोच क्लास अप्रोच है तो हम क्लास वाला डाटा लेंगे, हमारी अप्रोच रीडर रिस्पॉन्स है तो हम वो वाला डाटा लेंगे, फॉर्मलिज्म है तो वो वाला डाटा लेंगे। क्लियर? यस। मार्क्स में फेमिनिज्म अप्रोच, ये खातून नजर आ रही है, फेमिनिज्म अप्रोच, फेमिनिस्ट कहते हैं कि खातून को ताकतवर होना चाहिए, लेकिन मर्द को खाना बनाना चाहिए। अच्छा चलें, इसको भी छोड़ें। हाँ, बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म, बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म वही है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने तकरीर की है कि आर्थर की, जस्ट आर्थर की बायोग्राफी सामने रखनी है और उसके हिसाब से आपने एनालाइज करना। अच्छा, ऑटोबायोग्राफिकल का आपने सवाल नहीं सुना होगा, एक्सीलेंट, क्लैपिंग फॉर फायदा। ऑटोबायोग्राफिकल अगर आप अप्रोच लेके चलेंगे तो आप वो एलिमेंट उठाएंगे जिनका राइटर की अपनी लाइफ से ताल्लुक है। क्लियर? अगर ये अप्रोच चलेंगे तो फिर डाटा कलेक्शन आप ऐसे करेंगे। हाँ जी सर, मैं लेकर आया था, इसलिए बता दें ये नैरेटिव मेथड है या नैरेटिव हमने नहीं, अभी हमने नैरेटिव पे नहीं आया, ये लिटरेरी जो है आखिरी वाली क्रिटिकल थ्योरी को देखिए, नैरेटिव और केस स्टडी पे भी नहीं आया। ठीक हो गया ना। हमने कहा है कि क्रिटिकल थ्योरी में हमारा बेसिक टॉपिक वही है, डाटा कलेक्शन। लिटरेचर में हमने डाटा कलेक्शन कैसे करना है, लिटरेचर में डाटा कलेक्शन से पहले एक उसका मेथड है क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरी से मुराद यह है कि आप पहले क्रिटिकली अप्रोच डिफाइन कर लेते हो, फिर आगे डाटा कलेक्शन करते हो। ठीक हो गया ना। अब क्रिटिकल अप्रोचेस जो मैं यहाँ आपको करवा रहा हूँ वो 6 से 8 हैं, ठीक है, जिनमें 4-5 हम कर चुके हैं। अगर आप बायोग्राफिकल अप्रोच लेके चलोगे तो वो एलिमेंट डाटा कलेक्शन करोगे जिनका ताल्लुक आथर की लाइफ से है। अगर आप फॉर्मलिज्म अप्रोच लेके, फॉर्मलिज्म क्रिटिकल अप्रोच, वो मैं पूरा नहीं पढ़ रहा,
सर उसको मुख्तसर करके पढ़ रहा हूँ। फॉर्मलिज्म अप्रोच लेके चलोगे तो आप लैंग्वेज या टेक्स्ट की फॉर्म को ज्यादा फोकस करोगे, कितना अच्छा लिखा हुआ है, कितना एस्थेटिक है, कितना खूबसूरत है, सेंटेंस किस तरह है, बात समझ आ गई। अगर आप रीडर रिस्पॉन्स अप्रोच लेके चलोगे, जो आप भी एज ए रीडर आपको पसंद है आप वो लिखाओगे बस, और बाकी छोड़ दोगे। और हमने क्या किया, क्लास अप्रोच या सोशोलॉजिकल अप्रोच में दो अप्रोचेज हैं, क्लास अप्रोच और जेंडर अप्रोच। क्लास अप्रोच लेके चलोगे तो आप ये देखोगे, जैसे डाल जोस आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें वाज़ेह क्लास दिखाई गई है, क्लास को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, अमीर कैसे दिखाया गया है, गरीब कैसे दिखाया गया, तो उसके हवाले से डाटा उठाओगे। अब अगर सोशोलॉजिकल अप्रोच में आपकी अप्रोच जेंडर है, उसका डाटा और तरह से होगा, मतलब एक नावल का वो और हिस्सा होगा। और अगर आप क्लास लेके चलोगे तो और हिस्सा होगा। मतलब सोशियोलॉजी में हम दो तरह क्लास करते हैं, हाँ। जेंडर की और एक है बहुत, मैं आप लोगों के लिए मुख्तसर किए जा रहा हूँ। Focus on society. सोसाइटी, एक्सीलेंट, ग्लैड हाँ, आजकल एक नई लिटरेचर में एक नई रिसर्च बहुत आ रही है जो बहुत मकबूल भी हो रही है। मैं भी शायद इसमें से कुछ अर्से तक इस पे कुछ काम करने वाला हूँ। वो है न्यू हिस्टोरिसिज्म। न्यू हिस्टोरिसिज्म अप्रोच ये है कि जिस दौर में ये नावल लिखा गया था, हम में से जो भी मोस्टली नावल पढ़ रहे हैं, कोई 50 साल पुराना है, कोई 60 साल पुराना है, तो उस दौर की हिस्ट्री को सामने रखो और फिर डाटा चेक करो उस नावल का। इसको कहते हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म, ठीक हो ना। न्यू हिस्टोरिसिज्म मीन न्यू पेंटिंग जिस तरह है वही वाली पेंटिंग है, नए अंदाज में। न्यू हिस्टोरिसिज्म मीन आप हिस्ट्री को नए अंदाज में देखो, उस दौर की हिस्ट्री को जिस दौर में ये नावल लिखा गया था। फॉर एग्जांपल नावल 1950 में लिखा गया था, तो उस दौर की हिस्ट्री क्या थी। अब ये थोड़ी सी डिफरेंट है ऑथर वो बायोग्राफिकल अप्रोच से। बायोग्राफिकल अप्रोच में सिर्फ आप ऑथर की बायोग्राफी, ठीक हो गया ना। और न्यू हिस्टोरिसिज्म में आप क्या देखते हो, हिस्ट्री भी देखते हो, एज वाइज देखते हो, जैसे आप एजेस स्टडी करते हो, ये न्यू हिस्टोरिसिज्म है। क्लियर, क्लियर हो गया। कौन कौन सी अप्रोचेस हैं यूसरा? हिस्टोरिसिज्म, फॉर्मलिज्म, मार्क्सिज्म, ठीक हो गया। We will never look at a text strictly from one standpoint or another, ignoring all other views. That is antithetical what we are trying to do. We should always keep our focus on the text and use these critical approaches to clarify our understanding of text and develop an interpretation of it. समझ आइए आप लोगों को कि हम अपना फोकस टेक्स्ट पे किस चीज के रखते हैं, इस अप्रोच को सामने रखकर, और उसके बाद अपनी इंटरप्रिटेशन करते हैं टेक्स्ट की। क्लियर। दोबारा इस फिगर पे जस्ट इस फिगर पे वापस आ जाओ आप सारे लोग जो हमने स्टार्ट में की। अभी आप लोगों को ये दोबारा सही समझ आएगा। ये मैंने आप लोगों के जो ईमेल है, ग्रुप ईमेल, उस पर भेज दी है ये स्लाइड, इसको आपने देखना। हाँ, अब इसको दोबारा देखो, अब थोड़ी समझ आ रही है ना। ऑथर की लाइफ पे जो अप्रोच आप लेकर चलेंगे वो कौन सी है, बायोग्राफिकल। ऑथर्स वर्ल्ड, उस दौर में जो हिस्ट्री है वो कौन सी है, हिस्टोरिकल। जो वर्क है उसको देखोगे तो वो कौन सी है, फॉर्मलिज्म। वर्क सिर्फ कंसर्न है आपका, ठीक हो गया ना। ऑडियंस पे कौन सी होगी, रीडर रिस्पॉन्स होगी। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, बियॉन्ड द वर्ल्ड सिंबॉलिक, से हमें खबर नहीं कि वैसे समझ लो आप लोग। ये सारी ऊपर जो ऑथर की या रियल वर्ल्ड की या बियॉन्ड वर्ल्ड की, ये सारी कौन सी है, साइकोलॉजी। बाकी जो रियल वर्ल्ड है ये सोशल, जो शफकत लिखा है, ये कौन सी है, फेमिनिज्म और मार्क्सिज्म है। ये पूरे का पूरा लेक्चर इसी एक स्लाइड में है। अगर खुदा आप लोगों को अकल दे। सर जो कंपेयर करते हैं एक नॉवेल को दूसरे, वो इंटरटेक्सचुअल। मैंने कहा है कि बहुत अप्रोचेज हैं, आप लोग इन जो समझने वाली हैं, मैं उन्हीं में से अगर पेपर में दूंगा, या आप लोग फर्दर आपने रिसर्च करनी है, या आपके रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बायोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, फॉर्मलिज्म, रीडर रिस्पॉन्स, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म और साइकोलॉजिकल, ये कम से कम आपको पता होना चाहिए, वरना अदरवाइज आप और भी इसको समझ सकते हो। ठीक हो गया ना। लास्ट वर्ड, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट वर्ड ये है कि जब भी हम लिटरेचर से डाटा कलेक्शन हमें चाहिए होती है, ऐसा नहीं होता
कि पूरे का पूरा नावल हमारा डाटा है। No. वो सोर्स है डाटा, उसमें से हमारा क्या होगा, उस डाटा वो बेस करेगा कौन सी अप्रोच हम लेके चल रहे हैं। जब हम अप्रोच चेंज करेंगे हमारी डाटा कलेक्शन चेंज होगी। ओके, बहुत सारी अप्रोचेज हैं, लेकिन ये 8 जो अप्रोचेज हैं दीज आर फेमस वन। इनमें से कोई आप लेके आगे फिर रिसर्च करोगे और उसी अप्रोच के जो लास्ट वाली स्लाइड हमने पढ़ा थी कि फोकस रहोगे टेक्स्ट पर, टेक्स्ट में नावल पे या ड्रामा पे, उस अप्रोच को सामने रखते हैं। सर नावल को देखते हुए हम ये अंदाजा करेंगे कौन सी अप्रोच देखते हैं या जो भी ले सकते हैं। हम पहले से अपने रिसर्च क्वेश्चन को सामने रख के डिफाइन कर देंगे कि ये अप्रोच होगी हमारी, इस अप्रोच से हम नावल को देखेंगे। सर पहले हम प्रॉब्लम प्रॉब्लम एक्सीलेंट, you really, I'm developing love for you, man. You are fascinating. पहली चीज प्रॉब्लम है, सर अगर उसमें साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स है ही नहीं उससे तो वहां पे नहीं होगा, बात खत्म। वो प्रॉब्लम में कैसे होगी फिर, वो क्यूरियोसिटी कैसे होगी? तो सर जो चीज आपको क्यूरियस करेगी, फॉर एग्जांपल आपको कैरेक्टर क्यूरियस नहीं करते, आपको स्टोरी क्यूरियस नहीं करती, आपको टेक्स्ट बड़ा मजे का लगता है, यार इस बंदे ने ना कमाल की जुबान लिखी है। आप मुझे बताएं कौन सी अप्रोच लेके चलेंगे? That's it. आपका प्रॉब्लम, आपकी क्यूरियोसिटी, आपका रिसर्च क्वेश्चन, दैट इज है। मैंने क्या कहा था, जिस दिन मैं एंड करूंगा रिसर्च क्वेश्चन पे ही एंड करूंगा, खत्म हो गया। रिसर्च एंड ही रिसर्च क्वेश्चन पे होगी, शुरू भी वहीं से होती है, खत्म भी वहीं से होती है। क्यों? रिसर्च कभी एंड नहीं होती। एक रिसर्च एंड होती है, वो नई रिसर्च के लिए रास्ता पैदा करे, तो नया क्वेश्चन आ जाता है। सर अगर हम कहेंगे कि ये कैरेक्टर रिसर्च क्यों नेवर मरता है, है। अगर हम ये कहते हैं कि इसमें ये कैरेक्टर क्यों मरता है, तो इसमें रीडर रिस्पॉन्स अप्रोच है। इसमें रीडर रिस्पॉन्स हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, ठीक हो गया ना? इसमें आपका कंसर्न आपका हो सकता है, बिल्कुल हो सकती है, रीडर रिस्पॉन्स हो सकती है। और कोई एनी क्वेश्चन? आप बड़े देर से हंस रहे हैं, अच्छे लगते हैं मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते रहिए। चलें इस थोड़ा स्टॉप करो, फिर हम नेक्स्ट। 2 और मेथड्स और टूल्स हैं जो बहुत आसान है, जिनके लिए अगर आप लोगों को वो पहला समझ आ गया है तो ये कोई इतना टफ नहीं है। पहला पॉइंट है नैरेटिव रिसर्च। नैरेटिव का मतलब होता है स्टोरी। ओके, व्हाट्स योर नैरेटिव? स्टोरी क्या है? जब आपका कंसर्न किसी लिटरेरी पीस में, स्पेशली नॉवल में, स्टोरी के साथ है, ठीक हो गया ना, वो आपकी रिसर्च क्या बन जाती है? नैरेटिव रिसर्च। सारा कंसर्न आपका क्या है? स्टोरी के साथ है, और आपका डाटा कलेक्शन उसी लिहाज से है। नैरेटिव रिसर्च का ये भी मतलब नहीं है कि ये सिर्फ लिटरेचर में होती है। नैरेटिव रिसर्च क्वांटिटेटिवली भी होती है। जब आप अपने रिस्पोंडेंट्स की स्टोरीज इकट्ठे करते हो तो वो भी नैरेटिव रिसर्च है। सिंपल मीन नैरेटिव रिसर्च मीन स्टोरी। जब आप अपने रिस्पोंडेंट्स की स्टोरी लेते हो और उस पे फिर ऑब्जर्वेशन करके, एनालिसिस करके रिजल्ट देते हो, वो नैरेटिव रिसर्च होती है। सेम जब आप किसी नॉवल की स्टोरी को उठाते हो और उसको एनालिसिस करते हो तो वो लिटरेचर में नैरेटिव रिसर्च हो जाती है। गॉट माय पॉइंट? सो सिंपल। अब इसमें अच्छा रिसर्चर वो बनता है जिसको स्टोरीज को समझना, सुनना, एनालाइज करना आता हो। कहानी को कहानी ना समझता हो अली, जैसे तुम जो कहानी छोड़ जाते हो और अगला एतबार कर जाए, तो वो अच्छा नैरेटिव रिसर्चर नहीं है। अच्छा नैरेटिव रिसर्चर वो है जो स्टोरी को अंडरस्टैंड करे। पहली बात तो उसको लिसन करे, उसको कहानी सुनने में मजा भी आए, ये ना हो कि नहीं ये तुम गलत बता रहे हो, ये चीज को चेंज करो, ठीक हो गया ना? तो जो हम लिटरेचर में नैरेटिव रिसर्च करते हैं उसमें हमारा सारा कंसर्न इसी पर होता है। हाँ, इसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जल्दी से बस देखते जाओ। नैरेटिव रिसर्च क्लियर हो गई ना? कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। Yes. ठीक हो गया? इसमें आपका डाटा कलेक्शन भी उसी हिसाब से होगी। स्टोरी को सामने रख के आप डाटा कलेक्शन करते रहोगे। डाइग्रेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो नैरेटिव रिसर्च में आप डाइग्रेशन को रिमूव कर देते हो सारी को, और बाकी आपकी प्योर स्टोरी बच जाती है, और वही आपका डाटा है। सिंपल। कितनी आसान है लिटरेचर में रिसर्च, बस पढ़ना पड़ता है। Who writes or record the story? बायोग्राफी क्या है, ऑटोबायोग्राफी क्या है, ये आप सब देखते हो। अच्छा, लाइफ इसको छोड़। हाँ, ये आ गया। ये 4 से 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड में इंपॉर्टेंट है। नैरेटिव रिसर्च अगर आप समझना, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस क्या है। स्टोरी में सबसे अहम चीज एक्सपीरियंसेस है। अगर स्टोरी चेंज नहीं हो रही, आपके कैरेक्टर एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, वो कौन से कैरेक्टर हैं? चुप करके एक अपने सोफा लगाए कमरे में बैठे हुए और तकरीर किए जा रहे हैं, ऐसा तो कोई कैरेक्टर नहीं चाहिए। ये आपने देखना है सबसे। क्रोनोलॉजी ऑफ द एक्सपीरियंस। क्रोनोलॉजी किसे कहते हैं? बाय टाइम।
कि स्टार्ट में कैरेक्टर कौन, जब छोटा था कैरेक्टर तो वो किस तरह के उसके एक्सपीरियंस थे, जब वो बड़ा हो गया तो किस तरह हो। अब जो मैंने नावल पढ़ा है वो फ्रीडोन पर है, फ्रीडोन जंगल वाला, उसके बचपन से लेकर मरने तक का नावल है। क्रोनोलॉजिकली आप इन स्टेजेस से गुजरा है। तो जब आप नैरेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप ये वाला डाटा नजर में रखते हैं, ये वाला देखते हैं, इंडिविजुअल स्टोरीज भी देखते जाते हैं, उसके साथ साथ और भी जुड़ी हुई स्टोरीज होती हैं। कोई भी कैरेक्टर, बहुत कम नावल ऐसे हैं जो एक कैरेक्टर पर बेस करते हैं, नहीं तो साथ साथ अगर लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में कौन कौन से हैं मेन कैरेक्टर? जैक और रॉब मेन है ना, लेकिन साथ साथ सैम भी तो है ना, वो भी आप साथ साथ वो स्टोरीज भी देखते जाते हैं। अच्छा, रीस्टोरिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, रीस्टोरिंग। नैरेटिव रिसर्च वही लोग अच्छी कर सकते हैं जिनको स्टोरी सुनना, स्टोरी बताना का सेंस भी आता है। आपने तो डाटा कलेक्ट कर लिया, अब जब एनालिसिस करेंगे और रिसर्च के तौर पर प्रोड्यूस करेंगे तो कोशिश करें आप उसको भी स्टोरी की सूरत में प्रेजेंट करें। ओके, कोडिंग फॉर थीम्स, हर स्टोरी में कोई ना कोई थीम्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा थीम, इसका थीम ये कौन सा वाला थीम, थीम ऑफ मनी, थीम ऑफ लव, थीम ऑफ जेलसी, ये सारी चीजें हैं ना, थीम ऑफ पावर, थीम ऑफ फेमिनिज्म। इनको स्टोरी में कैसे आपने लेकर आना है, या उससे रेलेवेंट डाटा आपने कैसे कलेक्ट करना है, ये भी आपने नैरेटिव रिसर्च में सामने रखना है। और कॉन्टेक्स्ट और सेटिंग, ये भी तो आसान है, आप लोगों को पता है। सेटिंग होती है ना, जैसे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एक जंगल में सारी सेटिंग है उसकी, इसकी टू द लाइट हाउस में मेरा बीच हाउस है, तो सेटिंग भी, ये भी नैरेटिव का पार्ट होती है। इन शॉर्ट, आप जब भी नैरेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप एक सिलेक्शन में स्टोरी को फोकस करते हैं, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को फोकस करते हैं, क्रोनोलॉजी ऑफ एक्सपीरियंस को फोकस करते हैं, दूसरी मिनी स्टोरीज चल रही हैं उनको देखते हैं, सेटिंग देखते हैं, थीम देखते हैं, इससे रेलेवेंट डाटा कलेक्ट करते हैं, उनको एविडेंस बनाते हैं और उनको रीस्टोरी करके बताते हैं। मैंने कहा सिंपल है, डाइग्रेशन निकाल देते हैं, इररिलेवेंट चीजें निकाल देते हैं, बाकी पूरे का पूरा नावल आपका डाटा बन जाता है। ठीक हो गया ना। उनमें फोकस टेक्स्ट में इन ये है, इसको स्लाइड नंबर देख लो, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपका फोकस रहता है। तो आप में से जो भी नैरेटिव रिसर्च करना चाहे फ्यूचर में तो ये चीजें सामने रखे और इन्हीं से रेलेवेंट डाटा उठाए और डाटा एनालिसिस करके, अभी हम डाटा एनालिसिस पे जाएंगे ना, कि ये तो डाटा उठाने वाली बात है ना, इस उठाए हुए डाटा को फैक्ट्री में ग्राइंडर में ग्राइंड कैसे करना है वो भी अच्छा है। ठीक हो गया ना। उसके बाद आपकी रिसर्च कंप्लीट, पता चल गया कितना आसान है लिटरेचर। चलें, ये हो गया नैरेटिव रिसर्च।